सोचिए जरा, क्या होगा अगर हमारा दिमाग, जिसे हम मैं कहते हैं, असल में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हो हम्म। और हम उसके यूजर नहीं बल्कि प्रोग्रामर बन सकें। ये सुनने में किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल। पर आज हम इसी आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हाँ, आज हम माइंड हैकिंग की दुनिया में उतर रहे हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये दावा करता है कि हम अपनी सोच, अपने डर और अपनी आदतों के कोड को एक्सेस करके उसे बदल सकते हैं। और सवाल यही है कि क्या ये वाकई मुमकिन है। बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत माइंड हैकिंग रीराइट योर लाइफ प्रोग्राम के कुछ कोर आइडियाज पर आधारित है। मिशन साफ है, ये समझना कि हमारे दिमाग की ये वायरिंग काम कैसे करती है और क्या हम सच में इसे रीवायर कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि दिमाग एक प्रोग्राम की तरह कैसे है, वो कौन से मेंटल लूप्स हैं जो हमारी दुनिया बनाते हैं। और कैसे फोकस, कल्पना और एक्शन के जरिए इस प्रोग्राम को बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी और शायद सबसे चौंकाने वाले विचार से। ओके, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया ये है कि हमारा दिमाग हमारी असली पहचान नहीं है। हम्म। ये एक मशीन है, एक बहुत पावरफुल बायोलॉजिकल कंप्यूटर जो बचपन के अनुभवों, माहौल और पुरानी यादों से बने कोड पर चल रहा है। और ज्यादातर समय ये मशीन ऑटो पायलट पर चलती है। मतलब अपने आप। हाँ, बिल्कुल अपने आप। हम सोचते हैं कि हम अपने विचार चुन रहे हैं, लेकिन असल में विचार हमें चुन रहे होते हैं। जैसे गुस्सा, डर। गुस्सा, डर, किसी से खुद को कंपेयर करना, सेल्फ डाउट, ये सब पुराने प्रोग्राम हैं जो अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं। लेकिन ना एक पैराडॉक्स है, अगर हम इस मशीन के प्रोग्रामर हैं हम्म। तो हम अक्सर अपने ही प्रोग्राम के सामने इतने बेबस क्यों महसूस करते हैं। हम्म। मतलब गुस्सा नहीं करना चाहता फिर भी हो जाता है, हम्म। डाल मटोल नहीं करना चाहता पर फिर भी करता हूँ। तो हम्म। ये प्रोग्रामर इतना लाचार क्यों है। कदम है जागरूकता। जागरूकता। हाँ, हम बेबस इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम प्रोग्राम से अलग हैं। हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर फंसे हुए हैं। अच्छा। जिस पल आप एक कदम पीछे हटकर अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, ठीक एक इंजीनियर की तरह जो कोड को डीबग कर रहा है, उसी पल शक्ति आपके हाथ में आने लगती है। मतलब अपनी सोच को देखना बिना उसे मैं समझे। एग्जैक्टली। आप देखते हैं, अरे ये तो वही पुराना डर वाला विचार है जो हर बार आता है। या ये तो वही मैं काफी नहीं हूँ वाला प्रोग्राम है। बिल्कुल। इस जागरूकता के आते ही आप उस विचार से अपनी पहचान हटा लेते हैं और तभी ये सिद्धांत समझ आता है, प्रोग्रामर हमेशा प्रोग्राम से ज्यादा शक्तिशाली होता है। बस उसे जागने की जरूरत है। बस उसे जागने की जरूरत है। वाह। और ये बात बाहरी बदलावों पर भी लागू होती है ना। लोग सोचते हैं नौकरी बदल लूंगा, शहर बदल लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो हार्डवेयर बदल रहे, सॉफ्टवेयर नहीं। राइट। जब तक अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम वही पुराना है, हाँ। आप कहीं भी चले जाएं, कुछ समय बाद वही पैटर्न, वही फ्रस्ट्रेशन वापस आ जाएंगे। असली अपग्रेड तब होता है जब अंदर का कोड बदलता है। तब आपकी भावनाएं, आपके रिएक्शंस, आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। ठीक है, तो अगर दिमाग एक प्रोग्राम है तो इसका कोड असल में दिखता कैसा है। क्या हम उन रिपीटिंग थॉट्स की बात कर रहे हैं जिन्हें आपने मेंटल लूप्स कहा। बिल्कुल। ये मेंटल लूप्स उस प्रोग्राम की सबसे आम लाइंस ऑफ कोड है। अच्छा। ये दिमाग में एक अदृश्य टेप की तरह है जो बैकग्राउंड में बिना रोके चलते रहता है। ये इतने सटल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे हर फैसले और भावना को यही नियंत्रित कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके सर में एक बाना अटक गया हो, लेकिन वो कोई पॉप सॉन्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रैक है जो बार बार दोहराता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, या लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही होता है। और आपने उसे इतनी बार सुन लिया है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप मनी मन उसे गुनगुना रहे हैं। एग्जैक्टली। और दिमाग की सबसे अजीब बात यह है कि उसे पॉजिटिव और नेगेटिव लूप में कोई फर्क नहीं पता। अच्छा। वो बस उसे ही मजबूत करता है जिसे बार बार दोहराया जाता है। अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो दिमाग इस लूप को सच मान लेता है। और फिर आपको दुनिया में हर जगह इसके सबूत ढूंढकर दिखाता है। हाँ। तो हमारी हकीकत एक तरह से हमारे मानसिक फिल्टर का नतीजा है। बिल्कुल। अगर डर का फिल्टर लगा है तो दुनिया डरावनी लगेगी। अगर मौकों का फिल्टर है तो अवसर दिखेंगे। दुनिया वही रहती है, बस फिल्टर बदल जाता है। और इन लूप्स को बदलने के 3 कदम हैं। ओके। पहला जाहिर है जागरूकता, अवेयरनेस। ये पहचानना कि कौन सा लूप चल रहा है। ठीक है। दूसरा है रोकथाम, इंटरसेप्शन, उस नेगेटिव लूप को चलते हुए पकड़ना। और तीसरा है प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट, उसकी जगह एक नया एम्पावरिंग लूप डालना। ओके। ये सुनने में तो सीधा लगता है, अवेयरनेस, इंटरसेप्शन, रिप्लेसमेंट। लेकिन वो इंटरसेप्शन वाला हिस्सा,
वो लगभग नामुमकिन लगता है। एक नेगेटिव विचार तो दिमाग में गोली की तरह कौंधता है और आपका मूड खराब कर देता है, इससे पहले कि आपको पता भी चले। आप एक चलती हुई गोली को कैसे पकड़ सकते हैं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब यह है कि शुरुआत में आप गोली को नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा। वो आपको लगेगी ही। पॉइंट ये नहीं है कि आप हर विचार को आने से रोकें, वो मुमकिन भी नहीं है। पॉइंट ये है कि गोली लगने के बाद आप कितनी जल्दी ये पहचानते हैं कि मुझे गोली लगी है और फिर उसका इलाज करते हैं। शुरुआत में शायद आपको दिन के आखिर में पता चले कि आज मैं किसी लायक नहीं वाला लूप बहुत चला। हाँ, होता है ऐसा। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप उसे कुछ घंटों में पहचानने लगेंगे, फिर कुछ मिनटों में, और एक दिन ऐसा आएगा जब विचार उठेगा और आप उसे उसी पल पकड़ लेंगे और कहेंगे मैंने तुम्हें देख लिया पर मैं तुम पर यकीन नहीं करता। मतलब ये एक दिन में नहीं होता है, ये एक प्रैक्टिस है। ये एक प्रैक्टिस है। तो ये एक तरह की मेंटल मार्शल आर्ट है। आप हर हमले को रोक नहीं सकते, पर आप तेजी से रिकवर करना सीख जाते हैं। बिल्कुल। और यही प्रैक्टिस हमें हमारे अगले टूल पर लाती है, जिसके बिना ये सब मुमकिन नहीं है। फोकस। हाँ, फोकस, जिसे हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर कहा गया है। आज की सबसे बड़ी दिक्कत शायद यही है। बिल्कुल। हमारा दिमाग एक बेचैन बंदर की तरह एक डाली से दूसरी पर कूदता रहता है। हर अधूरा काम, हर टूटी हुई आदत, हर टालमटोल, सबकी जड़ एक बिखरा हुआ फोकस है। और मजे की बात यह है कि हम इसे अपनी पर्सनैलिटी मान लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता। सही बात है। जबकि सच ये है कि फोकस कोई जन्म से मिला तोहफा नहीं, बल्कि एक मांसपेशी है। इसे ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन जब मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा दिमाग और ज्यादा विद्रोह करता है। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो और जोर-जोर से चिल्ला रहा है। ये तो उल्टा असर करता है। और यही इस बात का सबूत है कि ट्रेनिंग काम कर रही है। अच्छा। हाँ, जब आप पहली बार जिम जाके वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है, दिमाग भी अलग नहीं है। ओके। जब आप उसे भटकने से रोककर वापस एक जगह लाते हैं तो वो विरोध करता है। वो आपको परेशान करने के लिए पुराने बेकार के विचार फेंकेगा। आपका पुराना प्रोग्राम इस नए बदलाव को एक वायरस की तरह देखता है और उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। तो ये जो बेचैनी और प्रतिरोध है, ये असल में एक अच्छा संकेत है। ये सबसे अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप पुराने ऑटो पायलट को चुनौती दे रहे हैं। हर बार जब आपका ध्यान भटकता है और आप उसे प्यार से बिना खुद को कोसे वापस लाते हैं तो आपकी फोकस की मांसपेशी थोड़ी और मजबूत हो जाती है। और जब ये मांसपेशी मजबूत होती है तो जीवन के हर हिस्से में बदलाव आता है। आपके फैसले बेहतर होते हैं, काम में गहराई आती है और आप बाहरी डिस्ट्रैक्शन से परेशान होना बंद कर देते हैं। अब आपका दिमाग तय करता है कि किस चीज पर ऊर्जा देनी है। बिल्कुल। मतलब दुनिया में सबसे कीमती चीज समय नहीं, बल्कि हमारा ध्यान, अटेंशन है। आपने पूरी बात का सार कह दिया। जिस पर हम अपना ध्यान लगाते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाती है। हाँ। जिसने अपने ध्यान को काबू करना सीख लिया, उसने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया। ओके, तो हमने दिमाग को काबू करना सीख लिया, फोकस करना सीख लिया। अब इस फोकस को लगाएं कहाँ? और यहीं पर कल्पना, इमेजिनेशन का रोल आता है। एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि दिमाग दुनिया को 2 बार बनाता है, पहले अंदर, फिर बाहर। ज्ञान है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही विविडली इमेजिन किए गए अनुभव और एक असली अनुभव के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर सकता। वाओ, ये बात मुझे टॉप एथलीट्स की याद दिलाती है। अच्छा? हाँ, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि वे हजारों बार अपने मन में उस परफेक्ट शॉट को या उस विनिंग रेस को विजुअलाइज करें। बिल्कुल। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, वो असल में अपने दिमाग में सफलता के लिए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं, मैदान पर उतरने से पहले ही। क्या यहाँ भी वही सिद्धांत काम कर रहा है? बिल्कुल वही सिद्धांत है। जब एक एथलीट अपनी जीत की कल्पना करता है तो उसका नर्वस सिस्टम उसे सच मानने लगता है। उसके शरीर में वही रसायन रिलीज होते हैं जो असल में जीतने पर होते हैं। कल्पना सचमुच हमारे दिमाग को रीवायर करती है। ये भविष्य के लिए एक रिहर्सल है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मुझे सफल होना है जैसी वेग अस्पष्ट कल्पना काम नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। कल्पना का असली जादू उसकी क्लैरिटी और डिटेल में है। क्लैरिटी? हाँ, आपका भविष्य का विजन जितना क्रिस्टल क्लियर होगा, दिमाग के लिए उस ब्लूप्रिंट पर काम करना उतना ही आसान होगा। आपको उसे महसूस करना होगा। वो भविष्य कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। जब आप अपने दिमाग को एक मंजिल की इतनी साफ तस्वीर देते हैं तो वो अनजाने में ही उस दिशा में रास्ते खोजना शुरू कर देता है। और फिर आपका व्यवहार भी उस कल्पना से अलाइन होने लगता है। हाँ, आप उन मौकों को नोटिस करने लगते हैं जिन्हें आप पहले अनदेखा कर देते थे। आप उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं।
कल्पना आपके दिमाग के लिए एक जीपीएस की तरह काम करती है। बिना डेस्टिनेशन डाले जीपीएस किसी काम का नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये सब बहुत पावरफुल है। मैंने फोकस किया, कल्पना की, मैं पूरी तरह से इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये प्रेरणा 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी और मैं वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आऊंगा। ऐसा क्यों होता है? ये मोटिवेशन टिकता क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग पुराने जाने पहचाने रास्तों पर चलना पसंद करता है। अच्छा। प्रेरणा एक चिंगारी की तरह है जो आग शुरू कर सकती है, लेकिन आग को जलाए रखने के लिए लगातार ईंधन डालना पड़ता है। और वो ईंधन है दोहराव। दोहराव, रेपिटेशन। असली बदलाव सिर्फ प्रेरणा से नहीं, दोहराव से आता है। और यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है ना, कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक घास के मैदान की कल्पना करना है। ओके। आपकी पुरानी आदतें उस मैदान में बने बनाए पक्के रास्ते हैं, उन पर चलना बहुत आसान है। एक नई आदत बनाना उस मैदान में घनी घास के बीच से एक नया रास्ता बनाने जैसा है। शुरुआत में बहुत मुश्किल होगी, घास आपके पैरों में फंसेगी, रास्ता साफ नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप रोज उसी रास्ते पर चलें तो क्या होगा? धीरे धीरे वो रास्ता बनने लगेगा। हाँ, धीरे धीरे घास दबने लगेगी, एक पगडंडी बननी शुरू हो जाएगी, और जितनी बार आप उस नए रास्ते पर चलेंगे वो उतना ही साफ और मजबूत होता जाएगा। और पुराना रास्ता? और जो पुराना रास्ता था, इस्तेमाल ना होने की वजह से उस पर धीरे धीरे घास उगने लगेगी और वो गायब हो जाएगा। वाह। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। दोहराव के जरिए आप दिमाग में सचमुच नए रास्ते बना रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक चिकन एंड एग वाली समस्या है। कई लोग कहते हैं कि मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए मैं एक्शन नहीं ले सकता। और जब तक एक्शन नहीं लोगे आत्मविश्वास आएगा नहीं। तो जो इंसान डर या सेल्फ डाउट में फंसा हुआ है, वो पहला कदम कैसे उठाए? ये सबसे बड़ी बात है। लोग सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर वो एक्शन लेंगे। सच इसका ठीक उल्टा है। एक्शन आत्मविश्वास पैदा करता है। एक्शन आत्मविश्वास पैदा करता है। और इसका उपाय है, इतना छोटा कदम उठाओ कि फेल होना नामुमकिन हो। मतलब? अगर आपको रोज 1 घंटा पढ़ने की आदत डालनी है, तो 1 घंटे से शुरू मत करो। तो सिर्फ किताब खोलने और एक पैराग्राफ पढ़ने से शुरू करो। यहाँ मकसद 1 घंटा पढ़ना नहीं है, मकसद है अपने दिमाग को हर रोज एक संदेश भेजना, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रोज पढ़ता है। अच्छा। हर छोटा एक्शन आपकी नई पहचान के लिए एक वोट की तरह है। जब आप ये बार बार करते हैं तो दिमाग इस नई पहचान को सच मानने लगता है। और आत्मविश्वास एक्शन का बाई प्रोडक्ट बनकर अपने आप आता है। बिल्कुल। तो दोहराव और एक्शन मिलकर दिमाग का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल देते हैं। दोहराव नए विचारों को इंस्टॉल करता है और एक्शन उन्हें मजबूती से जमीन पर उतार देता है। हाँ, ये एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। यही वजह है कि 21 दिन या 30 दिन के चैलेंजेस इतने कारगर होते हैं। राइट। वो दिमाग को पुराने लूप्स मिटाने और नए रास्ते बनाने के लिए एक डिसिप्लिन्ड माहौल देते हैं। धीरे धीरे नई पहचान स्वाभाविक लगने लगती है। उसे करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। कमाल है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो ऐसा लगता है कि हम कुछ बड़े आइडियाज पर पहुंचे हैं। पहला, हम अपनी दिमागी मशीन के यात्री नहीं, प्रोग्रामर हैं। बिल्कुल। दूसरा, हमारे मेंटल लूप्स हमारी हकीकत बनाते हैं, लेकिन उन्हें पहचाना और बदला जा सकता है। हाँ। तीसरा, फोकस एक मांसपेशी है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। सही। चौथा, कल्पना सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं बल्कि हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट है। और आखिर में, असली और स्थायी बदलाव सिर्फ प्रेरणा से नहीं बल्कि छोटे छोटे एक्शंस को लगातार दोहराने से आता है, जब तक कि वो हमारी नई पहचान का हिस्सा ना बन जाए। ये सब कुछ सुनने के बाद मेरे मन में एक आखिरी सवाल घूम रहा है। पूछिए। अगर ये सब सच है, अगर हमारी सोच ही सच में हमारी दुनिया बना रही है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और शायद यही वो सवाल है जिसके साथ हमें आज की इस चर्चा को छोड़ना चाहिए। अगर ये सच है कि हम हर पल, हर विचार से अपनी दुनिया को गढ़ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम होश में रहकर जानबूझकर अपनी दुनिया को आकार दें। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो अनजाने में हम हर दिन अपने लिए कैसी हकीकत बना रहे हैं।